बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के प्रश्नावली 5.1 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेसन में हमने इस चैप्टर वर्ग और वर्गमूल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, भूमिका के बारे में जाना था, इसके खास पॉइंट्स को, फार्मूला वगैरह को सीखा था और आज हम प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या का हमें क्या करना होता है, उसी संख्या को उसी से गुना करना पड़ता है। जैसे 42 का अगर हमको वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 42 में 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे और जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वो 42 का क्या होगा, वर्ग होगा। तो 42 को 42 से जब गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 4 दूना 8, 4 चौके 16, यहाँ पे आ जाता है आपका 4, 8 8 16 के 6, बाकी 1, 6 1 7 और ये 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1764 आ जाता है। जब हम 42 को 42 से गुना करते हैं, वर्ग इसका जब निकालते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1764। इसी प्रकार 46 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 46 गुना 46, ठीक है, यानी कि 46 पे घात 2 भी लिख सकते हैं हम, 46 गुना 46। और जब हम 46 को 46 से गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है, 2116, ये आंसर आता है। 58 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो 58 को 58 से आप गुना कीजिए, गुना यहाँ पे मैंने कर दिया है, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, तो आपकी आंसर यहाँ पे आएगी 3364। इसी प्रकार जब हम 98 का वर्ग निकालेंगे, 98 स्क्वायर यानी कि 98 गुने 98, तो 98 को 98 से गुना करने पर आपको प्राप्त होगा 9604, ठीक है, 9604 आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार 94 का गुणनफल निकालने के लिए आप 94 में 94 से गुना कर दीजिए, 94 में 94 से गुना करने पर आपको प्राप्त होगा 8836। और फिर है 45 का वर्ग निकालने के लिए आप 45 को 45 से गुना कर देंगे, तो 45 को 45 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 2025। और क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है, एक नंबर के ही। निम्नलिखित का वर्ग निकालें। वर्ग निकालना है मतलब 25 का वर्ग निकालना है, तो 25 का वर्ग क्या होगा, 25 गुना 25, ठीक है, तो 25 को 25 से आप जब गुना करोगे तो कितना आएगा, 5 पचे 25 के 5, बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 पचे 10 के 0, बाकी 1, 2 दूना 4 1 5, तो 5 2 और 5 1 6, तो 25 का वर्ग क्या होता है, 625, यानी कि 25 का जब हम वर्ग निकालेंगे बराबर होता है 25 गुना 25 बराबर आ जाएगा 625। तो ये आपका 25 का वर्ग है। इसी तरह से आगे कुछ और संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए कहा गया है, जैसे 55 का वर्ग, तो 55 को 55 से आप गुना कर देंगे तो आपको मिलेगा 3025। उसके बाद है 95 का वर्ग निकालने के लिए हमने क्या किया है, 95 को 95 से गुना कर दिया है, तो हमारा आंसर आ जाता है 9025। इसी प्रकार 105 का आगे निकालना है, तो 105 का वर्ग क्या होगा, 105 गुना 105, किसी भी संख्या का वर्ग उसी संख्या से गुना करने पर निकल कर आ जाता है। तो 105 का वर्ग क्या होगा, 105 गुना 105, जब आप 105 को 105 से आप गुना करेंगे तो आपको ये मिलेगा 11025। और अंत में है 115 का वर्ग निकालने के लिए, तो 115 को 115 से हमने यहाँ पे गुना करके आपको दिखा दिया है। आपको गुना करना आता ही होगा, जैसे देखिए 5 पचे 25 के 5, बाकी 2, 5 इकाई 5 2 7, कुछ बाकी नहीं है, 5 इकाई 5, फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 पचे 5, 1 इकाई 1 इकाई 1, फिर यहाँ पे भी 1 है, तो फिर एक अंक छोड़ के हम क्या करेंगे, 1 पचे 5, 1 इकाई 1 1 इकाई 1, और फिर अंत में हम सबको जोड़ देते हैं, तो 5 7 5 12 के 2, बाकी 1, 5 1 6, 6 5 11, और जो बाकी है मिला के 12 के 2, बाकी 1 1 1 2, 2 में 1 जो बाकी है मिला के 3, और यहाँ पे 1 उतर जाएगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। पिछले वीडियो लेसन में जो इंट्रोडक्शन का था वर्ग और वर्गमूल से संबंधित, उसमें हमने अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा वर्ग निकालना सीखा है।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप इस वीडियो लेसन को देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहले 256 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जांच करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। जैसे यहाँ पे 256 है, तो इसको करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 2 से हम इसको काट सकते हैं, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 6 है, जो कि 2 से कट जाएगा। तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 128 बार में 256 कट जाता है। फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा 128 में, 2 छके 12, 2 चौके 8, 64 बार में। और फिर ये 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 बार में 64 कट जाएगा। और 2 से ये 16 बार में 32 कट जाएगा। फिर 2 से 8 बार में 16 कट जाएगा। और 2 से 4 बार में 8 कट जाएगा। और फिर 2 से 2 बार में 2 भी हमारा यहाँ पे कट जाएगा। तो कुल मिला के इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मुझे 2 मिला है, 8 बार 2 मिला है। तो हम इसको यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और ये 8 बार, कुल मिला के 8 बार है। तो अब यहाँ पे इस अभाज्य गुणनखंडन निकालने के बाद हम इसमें से 2 2 का जो सिमिलर होगा उसका जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे सारे 2 ही अंक हैं, 2 2 ही है यहाँ पे अंकों में। तो यहाँ पे 2 2 अंक का जोड़ा लगा देंगे। अगर सारे अंक का जोड़ा बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है। और ये किस संख्या का वर्ग है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। जितना जोड़ा बना है उसमें से सबका एक एक निकाल दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि ये 16 का वर्ग है। 16 को जब हम 16 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 256। अतः ये पूर्ण वर्ग है। अतः यह पूर्ण वर्ग है। अतः 256 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड निकल कर आए, इसमें से सभी का 2 2 का जोड़ा लग गया। अतः यह क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब आगे हम 360 का निकाल के आपको बताते हैं। तो 360 का इस तरह से निकालिए। 2 से ये देखिए 2 इकाई 2, 1 लेके 16 हो जाएगा, 2 अठी 16 और ये 0 उतार देंगे। 180 बार में 360 2 से कट जाता है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 18, ये 2 0 0। फिर 2 से लगाएंगे 45 बार में, 2 चौके 8, 1 बार लेकर के 10 हो जाएगा। तो 2 पचे 10, 45 दूना 90 होता है। अब ये 2 से नहीं लग रहा है, 5 4 9, इसके अंकों का योग जो है वो 9 है, जो कि 3 से कट जाता है। अतः इसमें 3 से भाग लगेगा। विभाज्यता की जांच में आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा भी है। तो इसमें 3 से जब भाग लगाएंगे तो 3 इकाई 3, 1 लेके 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, यानी कि 15 बार में 45 3 से कट जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 पचे 15। जब इसके अभाज्य गुणनखंड हमें इस प्रकार प्राप्त हुए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, जब हम जोड़ा लगाते हैं तो इन दोनों का जोड़ा लग जाता है और ये 3 का जोड़ा लग जाता है, लेकिन 2 और 3 यहाँ पे रह जाते हैं बाकी, जिसका हमें जोड़ा नहीं बना पाते हैं हम। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ सभी अंकों का, सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा नहीं लगा, अतः 360 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 360 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये हो गया है पूर्ण वर्ग और ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा नंबर में था 324, इसे हमने पहले से ही कैलकुलेट कर दिया है, आप इसे जस्ट देख लीजिए। ठीक है, 324 में जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो 162 बार में ये कट जाएगा। और फिर 2 से इसमें जब भाग लगाएंगे 162 में तो 81 बार में कट जाएगा। फिर 3 से 81 जो है 27 बार में, और फिर 27 3 से 9 बार में, और 9 जो है 3 से 3 बार में कट जाता है।
तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं वो इस तरह से 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और अब जब हम इसमें जोड़ा लगाते हैं तो 2 2 का जोड़ा लग गया, 3 3 का भी जोड़ा लग जाता है और यहाँ पे भी 3 3 का जोड़ा जो है लग जाता है। तो चूंकि इसका जोड़ा लग जाता है सभी अभाज्य गुणनखंडों का, अतः ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। अतः ये पूर्ण वर्ग है। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा लग जाता है, अतः यह पूर्ण वर्ग है। और किस संख्या का ये वर्ग है, तो इसमें से दो जोड़े जो जोड़ा लगाए हैं आपने उसमें से एक एक संख्या निकाल दीजिए। 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, अतः ये 18 का वर्ग है। 18 को 18 से गुना करने पर क्या आएगा, 324 प्राप्त होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4, यहाँ पे 400 दिया गया है। तो 400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब आप निकालते हैं, देखिए यहाँ से 2 से इसमें भाग लगेगा 200 बार में, और फिर 200 में 100 बार में, और 100 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 50 बार में, और 50 में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 25 बार में काट देगा, और फिर 5 पचे 25। इस प्रकार जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। और फिर जब हम इसमें जोड़ा लगाते हैं तो 2 2 का भी लग जाता है, यहाँ पे भी 2 2 का, और यहाँ पे 5 5 का भी जोड़ा बन जाता है। तो इस प्रकार यह क्या हुआ, एक पूर्ण वर्ग है। ये भी एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि जोड़ा सभी अभाज्य गुणनखंडों का लग जाता है। और अगर पूछें कि ये किस संख्या का वर्ग है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हर जोड़े में से एक एक संख्या को निकाल देना होगा। तो यहाँ से 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4, 4 पचे 20, अतः 20 का वर्ग जो है वो 400 है, और 400 जो है वो 20 का वर्ग है। तो ये भी वर्ग संख्या हो गया। तो क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, जांच कीजिए। तो जब हमने जांच की तो हमें पता चला कि सिर्फ 2 नंबर जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा नहीं लगता है। तो आंसर जो है हमारा 1 का भी होता है, 1 भी पूर्ण वर्ग है, 2 तो नहीं है, 3 भी है और 4 भी है। तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, 1 3 एवं 4 क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। ये चारों क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। क्लियर है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, जैसे 13, 16, 17, 48, 49, 64, 72 और 343। एक और भी संख्या है जो कि इस प्रकार है, 3,73,758। और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी पूर्ण वर्ग है और कौन कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक तो है कि इसकी जांच के लिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें काफ़ी समय लगेगा। हमने पिछले वीडियो लेसन में एक ट्रिक सीखा था जो कि इस प्रकार था कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, यानी कि लास्ट डिजिट जो होता है 2, 3, 7 या 8 हो, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। जिस किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 2, 3, 7 और 8 ये याद रखिए आप, कि जिस किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो पहले इसके हेल्प से हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 13 है और इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 3 है, और जहाँ जिस किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 3 होगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। यहाँ पे 16 इकाई के स्थान पे 6 है, तो इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए 17 है, 17 की इकाई के स्थान पे क्या है, 7, और ये इस फॉर्मूला के अंतर्गत आ जाता है 2, 3, 7, 8 में। तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए 48 है, यहाँ पे भी इकाई के स्थान पे 8 है। देखिए 2, 3, 7, 8 में से यहाँ पे 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी कि जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा नहीं लग पाएगा। ठीक है। आगे है यहाँ पे देखिए 49, इसके इकाई के स्थान पे 9 है, तो इसको हम चेक करेंगे बाद में। यहाँ पे देखिए 64 है, इसको भी रहने देते हैं। यहाँ पे है 72, इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, और जिसके इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 या 8 होता है वो क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, तो इसको भी काट देते हैं। और यहाँ पे है 343, तो 343 के इकाई के स्थान पे क्या है, 3 है,
तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। और अंत में एक जो नंबर है वो है 3,73,758, इसके भी इकाई के स्थान पे क्या है 8 है, अतः ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब जो हमारे पास संख्याएं बची हैं वो है 16, 49 और 64। तो 16 का आप जब निकालेंगे तो देखिए 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। तो इसका जो गुणनखंड निकल के आता है वो आता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 2 2 का जोड़ा भी लग जाता है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 यानी कि 4। ये 4 का वर्ग है, ये क्या है 4 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 49 का जब हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा करेंगे तो ये 7 से इसमें भागा लगेगा, 7 सते 49। तो यहाँ पे जो है 7 गुना 7 अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको प्राप्त होता है और जोड़ा भी इसका बन गया है। तो अतः ये किसका वर्ग है 7 का वर्ग है, तो 49 भी वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और जब हम 64 का निकालेंगे तो देखिए 2 से ये 32 बार में कट जाएगा और फिर ये 2 से 16 बार में और फिर ये 2 से 8 बार में और फिर ये 2 से 4 बार में और फिर इसमें जब हम भाग लगाएंगे 2 से तो 2 बार में कट जाएगा। और इसका जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4 5 6 बार, 2 आता है 1 2 3 4 5 और ये 6 बार। तो जोड़ा लगा दीजिए 1 2 3, तो बाहर निकल के हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 4 दूना 8, ये 8 का वर्ग है। 64 किसका वर्ग है 8 का, 8 8 64। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 16, 49 और 64, क्योंकि यही 3 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और अगला प्रश्न है 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग लग जाता है। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12। इसकी पहचान ये है कि इसके इकाई के स्थान पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो सकता है ना। तो ये तो हो गया सम संख्या, लेकिन हमें पहचानना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या का वर्ग है। तो पिछले वीडियो लेसन में हमने एक पॉइंट सीखा था कि सम संख्याओं का जो वर्ग है वो सम तथा विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। यानी कि कोई भी सम संख्या ले लीजिए, मान लिया जाए कि 6 ले लेते हैं, तो 6 का जो वर्ग होगा 6 गुना 6 यानी कि 36। 36 भी क्या है एक सम संख्या है। और किसी भी विषम संख्या का जो वर्ग होता है वो विषम संख्या ही होता है। मान लिया जाए 9 विषम संख्या है, उसका वर्ग निकालेंगे 9 9 81, और 81 भी क्या है एक विषम संख्या है। तो हम आराम से यहाँ पे देख के ही पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी सम संख्या। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 169 है, ये तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या सम संख्या का वर्ग कभी विषम नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए एक सम संख्या है, तो ये हो सकता है कि ये हो। 256 है, तो 256 में भी देखिए इकाई के स्थान पे 6 है, यानी कि सम संख्या है, तो अतः ये सम संख्या का वर्ग हो सकता है। यहाँ पे अगला है 1296, तो ये भी देखिए इकाई के स्थान पे 6 है, जो कि एक सम संख्या है, और सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है, तो हो सकता है कि ये भी एक सम संख्या का वर्ग है। और लास्ट में है 65 61, देखिए यहाँ पे 6561 दिया गया है, जिसके इकाई के स्थान पे एक विषम संख्या है। एक क्या है एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्ग कभी विषम नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अतः इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये 196, 256 और 1296 ही सम संख्या का वर्ग हो सकता है। 196 जो है वो 14 का वर्ग है, और 256 जो है वो 16 का वर्ग है, और 1296 जो है वो 36 का वर्ग है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी पूर्ण वर्ग हैं। और यहाँ पे जब हम ध्यान से देखते हैं तो इन सभी संख्याओं के अंत में ज़ीरो है। किसी में 2 बार है, किसी में 3 बार है, किसी में 1 बार है और किसी में 5 बार है। पिछले वीडियो लेसन में हमने एक और भी ज़ीरो से संबंधित एक पॉइंट सीखा था, जो कि इस प्रकार था। यदि किसी संख्या के अंत में
शून्यों की संख्या विषम हो, यानी कि 1 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, 9 बार हो, यानी कि विषम बार हो, वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। यदि शून्यों की संख्या सम हो तो वह संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग हो सकती है। यदि शून्य को छोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे पहला है 400, यहाँ पे शून्य की संख्या क्या है? 2 है, जो कि सम है, तो ये हो सकता है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। लेकिन यहाँ पे 4000 जो है, यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी है? 3 बार है, यानी कि विषम बार है। 3 क्या है? एक विषम संख्या है। तो जिस किसी भी संख्या के अंत में शून्य की संख्या जो है विषम हो, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए, अंत में जो शून्य की संख्या है 1 बार है, तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और इस संख्या के अंत में जो शून्य की संख्या है वो है 5 बार, जो कि विषम संख्या है। और किसी भी संख्या के अंत में शून्य की संख्या अगर विषम हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अच्छा, किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य की संख्या सम हो, जैसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार हो, तो वो सम संख्या हो सकती है यदि शून्य को छोड़कर जो प्राप्त संख्या है वो भी पूर्ण वर्ग हो। जैसे यहाँ पे शून्य को छोड़कर जो प्राप्त संख्या क्या है? 4 है, तो 4 2 का वर्ग होता है, तो ये तो ऑलरेडी 4 2 का वर्ग है, और इस पे शून्य की संख्या भी सम है, अतः यह क्या होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जो कि 20 का ये वर्ग है। 20 का वर्ग क्या होता है? 400। 20 गुना 20 जब हम करते हैं तो इसका उत्तर आता है 400, यानी कि 420 का वर्ग है। अतः इस पूरे क्वेश्चन में जो आंसर आपका आएगा 400 ही केवल इसका आंसर आएगा। बाकी को आपको करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम शून्य की संख्या को देखकर ही बता सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोष्ठक में सही संख्या लिखिए। यहाँ पे दिया है ए में 24 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर, उसके बाद बी में है 102 स्क्वायर माइनस 101 स्क्वायर, सी में है 501 स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर, और डी में है 400 स्क्वायर माइनस 399 स्क्वायर। जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर यहाँ पे निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। यहाँ पे 24 और 23 क्या है? क्रमागत संख्या है। 23 के बाद 24 आता है, और इनके वर्गों का अंतर यहाँ पे हमें निकालना है। यहाँ पे भी अगर देखें ध्यान से, जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालने के लिए हमें कहा जा रहा है। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? जो एक के बाद एक होती हैं, जैसे 4 5 9 10, ये सब क्या है? क्रमागत संख्याएं। जैसे यहाँ पे देखिए सारी की सारी जो है, यहाँ पे 24 23 क्रमागत है, 102 101 क्रमागत संख्या है, 501 500 ये भी क्रमागत संख्या है, 400 और 399 ये भी क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने पिछले वीडियो लेसन में सीखा है। तो जो पॉइंट है वो इस तरह से था कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कितना होगा? 4 चौके 16, और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 3 तिया 9, तो 16 में से 9 आप घटा लो, 7 आता है। सिंपली आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप दोनों संख्याओं को केवल जोड़ दो, 4 और 3 को जोड़ दो, 4 3 कितना आता है? 7। बस आपको क्या करना है? दोनों संख्याओं को केवल जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। यहाँ पे जो दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर हमें निकालना है वो है 24 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को केवल जोड़ देने से ही हमें इसका जो अंतर है पता चल जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे? 24 और 23 को जोड़ लेते हैं। तो 24 और 23 को जब आप जोड़ेंगे तो 3 4 कितना आ जाएगा? 7, और 2 2 4, यानी कि 47 आएगा। आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। 24 को 24 से गुना कीजिए, और फिर 23 को 23 से गुना कीजिए, और दोनों के गुणनफल को घटा दीजिए, आपको 47 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे है 102 स्क्वायर माइनस 101 स्क्वायर। तो हमें डिटेल्स में नहीं जाना, हमको सिर्फ क्या करना है? दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। तो 102 प्लस 101 कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा? देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, फिर 0 0 0 ही रहेगा, और 1 1 2,
कितना आएगा 203 आ जाएगा। तीसरा बार में है, देखिए सी नंबर में है 501 स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालने के लिए केवल क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम 501 को जोड़ देंगे किससे, 500 से। तो 500 और 501 मिलकर के क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। और यहाँ पे है 400 स्क्वायर माइनस 399 स्क्वायर। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए आप, 400 प्लस 399। तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, 799 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। ये पाइथागोरस त्रिक क्या है, ये भी हमने पिछले वीडियो लेसन में सीखा है। तो पाइथागोरस त्रिक या फिर पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है। पाइथागोरस त्रिक ऐसी तीन संख्याओं का समूह जिनमें दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो। ठीक है, जिसमें पहली दो संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आए तो समझ लीजिए कि वो पाइथागोरस त्रिक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 6, 8 और 10 है, तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर आप निकालिए। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64। इन दोनों को जोड़ के क्या मिलेगा आपको, 100 मिलता है। और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर भी 100 होता है। मतलब पहली दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है, अतः यह क्या है, ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक माना जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3, तो इसमें पहली दो संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, बराबर होना चाहिए तीसरी संख्या का वर्ग के बराबर, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 दूना 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। आगे जब हम इसको जोड़ लेते हैं तो 4 1 5 होता है और यहाँ 9 है, जो कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। ये पाइथागोरस, अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके पहली दो संख्याओं के जो वर्गों का योग है वो सिर्फ 5 आता है और तीसरी संख्या का जो वर्ग है वो 9 है, तो 5 और 9 बराबर नहीं हुआ, अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, 3 4 5। इसमें पहली संख्या का वर्ग निकालिए, दूसरी संख्या का वर्ग निकालिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और तीसरी संख्या का वर्ग के बराबर है कि नहीं चेक कीजिए। तो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 तिया 9 होगा, ये और हमने लिखा है यहाँ पे, ये और लिखा है। और 4 का वर्ग क्या होता है, 16। यहाँ पे है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या होता है, 25। और 16 9 को जोड़ते हैं तो भी 25 आ जाता है, 25 बराबर 25। यहाँ पे देखिए दोनों मिल जाता है, पहली दो संख्याओं के जो वर्ग का योग है वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है, अतः यह पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, और 3 नंबर जो है वो इस तरह से दिया गया था, 6 8 और 10। तो पहली दो संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर होना चाहिए 10 स्क्वायर के। 6 का जो स्क्वायर है वो 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 10 का जो स्क्वायर है वो 100 होता है। 36 64 को जोड़ने पे भी 100 आता है और यहाँ पे तो ऑलरेडी 100 है। तो जब पहली दो संख्याओं के वर्गों का योग और तीसरी संख्या के वर्ग बराबर हो जाए तो यह क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक होगा। तो यह क्या है, अतः यह पाइथागोरस त्रिक है, यह पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, चौथा नंबर में देखिए 1 1 1 दिया गया था, तो पहली दो संख्याओं का वर्गों का योग निकालिए, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और फिर तीसरी संख्या भी 1 है तो 1 स्क्वायर यहाँ भी डाल दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ पे लेकिन जोड़ने पर क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 1 2 हो जाता है, जो कि बराबर नहीं है 1 के, है ना। यानी कि पहली दो संख्याओं के जो वर्गों का योग है वो है 2 और तीसरी संख्या का जो वर्ग है वो है 1, जो कि दोनों बराबर नहीं हुआ,
तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, ये भी पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है, देखिए 2, 2 और 3। तो पहली दो संख्याओं का वर्ग का योग निकालिए, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तीसरी संख्या है 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब 4, 2 स्क्वायर का मतलब 4। 4 4 को जोड़ने से 8 होता है। यहाँ पे क्या है, 9 है, जो कि क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं हो रहा। पहली दो संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर नहीं है, तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से जब हम 15, 36 और 39 का निकालते हैं तो 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, पहली दो संख्याओं के वर्गों का योग, ये जो है तीसरी संख्या है 39, इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि 15 को आपको 15 से गुना करना होगा। और फिर 36 का स्क्वायर होता है 1296। जब इन दोनों को आप जोड़ देते हो, 225 और 1296 को, तो वो आता है 1521। और 39 को जब आप 39 से गुना करोगे, 39 का स्क्वायर भी आता है 1521। तो यहाँ पे देखिए पहली दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है, अतः यह पाइथागोरस त्रिक होगा। तो किसका किसका हो गया, पहला जो था 1, 2, 3, इसका तो हुआ नहीं। तो दूसरा नंबर में था 3, 4, 5, ये जो है वो पाइथागोरस त्रिक था। तो हो जाएगा हमारा उत्तर क्या क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, ये हमारा पाइथागोरस त्रिक था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में था 6, 8, 10, ये पाइथागोरस त्रिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 8, 10। ठीक है। और ये 1, 1, 1 वाला जो है वो पाइथागोरस त्रिक नहीं था। उसके बाद 2, 2, 3 भी ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तीसरा नंबर जो था वो है 15, 36 और 39। ये ही तीनों जो संख्याओं का ग्रुप है वो पाइथागोरस त्रिक है। तो हम इन तीनों को ही पाइथागोरस त्रिक लिखेंगे। इतना पाइथागोरस त्रिक है, यही तीनों है। तो ये आएगा आपका आंसर में। तो इस वीडियो लेसन में इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।